वन इलेक्शन जो बिल है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, कांग्रेस पार्टी तो इसको वेहमेंटली अपोज करती है और आज पार्लियामेंट में अपोज भी किया है उस चीज़ को। ये इसका मकसद जो है, एक बहुत ही नेफेरियस डिज़ाइन इसके पीछे है। एक साइड से बात हो रही है अमेंडमेंट्स की, लेकिन हमारा मानना है कि ये अमेंडमेंट्स का मामला नहीं है, ये एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जिसके वास्ते मोदी जी पहले से ही 400 पार वाली बात कर रहे थे, उसमें वो नाकाम हो गए। लेकिन आज भी वो पार्लियामेंट में नाकाम हुए, क्योंकि पार्लियामेंट के 543 मेंबर्स में से 461 मेंबर्स हाजिर थे, जिसके लिए उनको 307 वोट्स की ज़रूरत थी, और 307 वोट के बजाय दे कुड फेच ओनली 269 वोट्स। हालांकि अपोजिशन को 198 मिले, लेकिन अपोजिशन की डिमांड हुई कि इसको जेपीसी में, इवन बिफोर इट वाज टेबल्ड, कांग्रेस पार्टी की भी, अपोजिशन की भी यही डिमांड थी कि इसको जेपीसी में भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजी गई है। इन अ वे इट इज अ डिफीट टू द डिजाइंस, नेफेरियस डिजाइंस ऑफ बीजेपी। सर, वहीं अगर बात की जाए, जैसे आपके अलायंस पार्टनर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट उमर अब्दुल्ला का जो स्टैंड है वो अलग है ईवीएम को लेके। उन्होंने कहा कि जो ईवीएम पे दोष नहीं डालना चाहिए, जबकि ये कि कांग्रेस बोलती है कि ईवीएम जो है वो खराब। देखिए, जब ईवीएम्स की हम बात करें तो उससे पहले कुछ बैकग्राउंड की बात करना बहुत ज़रूरी है। ये सबको पता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कांग्रेस दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों में जो फेथ है डेमोक्रेसी की वो बराबर रहे, उसमें कोई कमी ना आए। और आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेके बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी पार्टीज़ ने भी बात की, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ हुए, लॉयर्स हुए, उन्होंने भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि ईवीएम के ऊपर बात हो रही है। और जब तक के ईवीएम का मामला जहाँ तक ताल्लुक़ रखता है, उसमें न कि सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी ऐसे भी कई मुल्क हैं जिन्होंने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने भी उस ईवीएम को गो अवे कर दिया। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये मॉरल जिम्मेवारी भी है, ये पॉलिटिकल जिम्मेवारी भी है, और हम उस अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू द विशेस एंड द व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, और उसी को हम वो कर रहे हैं। बाकी रहा सवाल अलायंस पार्टनर्स में, ये ज़रूरी नहीं है कि अलायंस पार्टनर्स का कोई एक ही व्यू हो, या अलायंस पार्टनर्स आपस में होना, उसका ये मतलब नहीं है कि व्यूज या डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो दूसरे के ऊपर भी लागू होते हैं। रहा सवाल यहाँ उमर साहब का कहना, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सारे अलायंस पार्टनर्स को एक अलायंस कल्चर, एक अलायंस मंत्रा जो है वो मेंटेन करना चाहिए, इट इज़ फॉर ए लार्जर कॉज। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अलायंस मंत्रा इस को बरोकार लाते हुए जो भी बात करें वो उसकी स्पिरिट में हो। बाकी हर एक की अपनी अपनी व्यूज़ हैं, हर एक के अपने अपने डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सारे अलायंस पार्टनर्स को, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो भी हो, हमें बजाय इन चीज़ों के शायद जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की कमी है, वो स्टेटहुड के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सर, दूसरा एक ये है कि जो इंडियन ब्लॉक है उसमें आवाज़ें उठ रही है, कोई ममता बनर्जी वो कह रही है कि वो हेड कर सकते हैं, उसमें जो किस तरह देखते हैं उसे? देखिए, डिसेंट हो या कोई ख्वाहिश जाहिर करना हो, दिस इज़ एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। किसी को इसमें कोई रुकावट नहीं है, न ही किसी के ऊपर कोई थोपा जा रहा है। वन हैज़ टू अर्न द लीडरशिप। If someone is a part of alliance, they have all the rights
but they have to earn the leadership. They have to see, you have to see कि आप पैन इंडिया कौन सी पार्टी है, रिप्रेजेंटेशन किस पार्टी की थ्रू आउट द कंट्री है. बाकी यही तो दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. सर अभी किस तरह देखते हैं जो अभी यहाँ अलायंस आपके पार्टनर एनएनसी के साथ क्या आगे मंत्रालय वो एक्सपैंड होगा और उसमें कांग्रेस शामिल? नहीं, हम तो बार बार आपसे इस चीज़ के ऊपर आप लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारा एक स्टेटेड स्टैंड है, एक कमिटेड स्टैंड है, दैट इज द स्टेटहुड. हमने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, इवन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद भी हम लोगों ने कहा कि हमारे वास्ते मिनिस्ट्रियल बर्थ्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि स्टेटहुड है. और इस स्टेटहुड को लेके राहुल जी ने भी बार बार कहा कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कहीं पे भी हमें जरूरत पड़े तो हम इसकी आवाज़ उठाएंगे. और जिस अंदाज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिले कर रही है, इसको पोस्टपोन कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ये जो हमारे जो जायज़ हक है, वी आर नॉट आस्किंग समथिंग विच इज़ नॉट आवर राइट. हमारा जायज़ हक अगर हमें जल्द से जल्द नहीं मिला तो शायद हम कोई और फैसला लेने के ऊपर मजबूर ना हो जाए. मतलब दूसरा फैसला क्या होगा? नहीं, दूसरा फैसला ये नहीं है कि हम कुछ और करने जा रहे हैं, वो ये है कि हम अपनी इस आवाज़ को और भी शिद्दत देने की कोशिश करेंगे और भी इसको किसी और तरीके से वहां तक, उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सर कल भी एक इसी जिस तरह प्रोटेस्ट है एक बहुत बड़ा यहाँ, वो किसको लेके हैं सर? आज आपने कुछ फैसला किए? देखिए, आप सबको पता है कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ने गौतम अदानी को इम्प्लीकेट किया है और अभी तक गौतम अदानी अरेस्ट नहीं हो रहे, बावजूद इसके कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस उनके खिलाफ लगे हैं. अगर किसी और के खिलाफ लगे होते तो मेरे ख्याल में अभी तक वो अरेस्ट हो गया होता. और साथ साथ आपने ये भी देखा कि मणिपुर का जो मामला है वो कितने महीनों से इसी तरह चल रहा है. आग लगी है मणिपुर में, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही. तो हम एक तो गौतम अदानी को लेके और मणिपुर की जो सिचुएशन है उसको लेके, और हम साथ साथ में अपना जो स्टेटहुड का जो हमारा कमिटेड स्टैंड है, स्टेटेड स्टैंड है, उसको भी रीइटरेट करना चाहेंगे. तो इस पर लेकर कल प्रोटेस्ट होगा यहाँ? अब आप उसको प्रोटेस्ट का नाम दें, उसको क्या कहें, बट एज फार एज गौतम अदानी एंड मणिपुर इज कंसर्न, उसके वास्ते हम बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट करेंगे. और जरूरत पड़ने पे हम स्टेटहुड के वास्ते किसी भी अगले स्टेप को हम सोच सकते हैं कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए. Thank you.